मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब से पहले हमने शिवाजी के बारे में समझा, इसके साधारण सामान्य जानकारी पढ़ी। अब है शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी का प्रशासन मुगल व दक्षिणी राज्यों के प्रशासन से प्रभावित था। उनका प्रशासन निरंकुश लेकिन लोकहितकारी था। प्रशासन के शीर्ष पर राजा होता था जो छत्रपति की उपाधि धारण करता था। यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं शिवाजी के बारे में, ये है मराठा शक्ति है। एक मराठा सरदार थे ये भी, शिवाजी भी। और वहाँ पे प्रशासन के शीर्ष पर जो प्रमुख राजा होता था वो उसको किसकी उपाधि धारण की करनी होती थी, या कौन सी उपाधि से वशीभूत किया जाता था? छत्रपति की उपाधि से धारण करता था। राजा अंतिम न्यायाधीश और सेनापति होता था। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री थे जो राजा को परामर्श देते थे। यानी पूछा जाए, जैसे कोई छोटा क्वेश्चन आया, अष्टप्रधान क्या है, तो या फिर इसमें कितने मंत्री होते हैं? अष्टप्रधान नामक जो एक प्रशासन में एक संस्था थी, उसमें कितने मंत्री होते थे? 8 मंत्रिमंडल हुआ करता था। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल नहीं था, प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। शिवाजी अष्टप्रधान की सलाह मानने को बाध्य भी नहीं था। अब देखिए अष्टप्रधान कौन कौन थे इसमें। सबसे पहले था पेशवा। अष्टप्रधान की जो नीति थी उसमें सबसे पहले कौन था? पेशवा। यह प्रधान मंत्री होता था। राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को संपन्न करता था। इसका कार्य संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना था। शिवाजी के समय प्रथम पेशवा श्यामराज नीलकंठ थे। उनके मरणोपरांत पिंगले पेशवा बने। सेकंड नंबर पे अमात्य अथवा मजूमदार, यह वित्त मंत्री था जो राज्य की आय व्यय की जांच करता था। शिवाजी ने प्रथम अमात्य बालकृष्ण पंत हनुमंते थे। इसके बाद नीलोजी अमात्य बने। थर्ड पोस्ट है इसमें अष्टप्रधान प्रणाली में मंत्री अथवा वाक्यान्वीस। यह राज्य की दैनिक गतिविधियों को लिपिबद्ध करता था, साथ ही राजा के जीवन की सुरक्षा की देखभाल करता था। यह जासूसी विभाग का अध्यक्ष भी था। फिर है फोर्थ नंबर पे सचिव या शुरूनवीस। यह राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। कबीर या सुमंत, यह विदेश मंत्री था जो अन्य राज्यों के साथ संपर्क एवं व्यवहार का कार्य देखता था। 6 नंबर पे आता है सेनापति अथवा सर नौबत। इसका कार्य सेना की भर्ती, संगठन व सेना में अनुशासन बनाए रखना था। 7वां नंबर पे जो मंत्री था वो था पंडित राव या सदर महोत्सव। ये धार्मिक कार्यों व अनुदानों की देखरेख करता था। 8वें नंबर पे था न्यायाधीश। यह राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था। पंडित राव व न्यायाधीश के अतिरिक्त मंत्रियों को अपने असैनिक कर्तव्यों के अतिरिक्त सैनिक जिम्मेदारियां भी पूरी करनी पड़ती थी। अब शिवाजी का राज्य 4 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रत्येक प्रांत में एक वायसराय यानी एक सूबेदार के, जो एक प्रांत था वो किसी सूबेदार के अधिकार में था। प्रांतों में परगनों व तालुकों में विभाजित किया गया था। परगनों के अंतर्गत तरफ व हो जाते थे। प्रांतों का प्रमुख सर सूबेदार तथा परगनों का प्रमुख मामलतदार कहा जाता था। स्वराज्य प्रदेश का प्रशासन सीधे शिवाजी के अधीन था। शिवाजी के शासनकाल में अधिकारियों को नकद वेतन दिया जाता था। वह जागीर प्रथा समाप्त कर दी गई थी। अब है शिवाजी के प्रशासन में राजस्व प्रशासन किस प्रकार का था। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अहमदनगर के मलिक अंबर की रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। इसमें किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया जाता था। शिवाजी ने भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया तथा भूमि को ठेके पर देने की प्रथा बंद कर दी थी। भूमि के नाप की इकाई काठी थी। देखिए भूमि के नाप की इकाई जो थी वो क्या थी? काठी थी।
और 20 काठी 1 बीघा के बराबर होती थी तथा 120 बीघा 1 चंवर के बराबर होते थे। शिवाजी ने जागीर प्रथा को समाप्त कर दिया। आरंभ में उपज का 1/3 लगान के रूप में वसूल किया जाता था। बाद में यह 40% हो गया, क्योंकि इसके बदले स्थानीय करों व चूंगी को माफ कर दिया गया। इस समय लगान नगद व अनाज दोनों रूपों में दिया जा सकता था। शिवाजी के राज्य क्षेत्र में मुद्रा के रूप में तांबे का सिक्का प्रचलित था, जिसे रुक्का भी कहा जाता था। राजस्व निर्धारण के लिए शिवाजी का राज्य 16 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों को तर्फ और मौजों में बांटा गया। तर्फ का प्रधान कारकुन कहलाता था। गांव के पैतृक राजस्व अधिकारी पाटिल व जिले के अधिकारी देशमुख या देशपांडे कहलाते थे। जिनका भूमि पर पैतृक अधिकार था वे मीरा सरदार कहलाते थे। और शिवाजी के आदेश पर अन्नाजी दत्तों ने 1679 ईस्वी में विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया। भूमि कर व व्यापारिक कर शिवाजी की आय के स्थायी साधन थे, किंतु ये सेना के व्यय के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसलिए शिवाजी ने चौथ व सरदेशमुखी को अपनी आय का प्रमुख साधन बनाया। अब जानिए चौथ एवं सरदेशमुखी क्या होता है। चौथ विजित राज्यों में उपज के 1/4 के रूप में वसूल किया जाता था, इसलिए इसको क्या कहा गया, चौथ। चौथ नामक कर के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। रानाडे के अनुसार चौथ तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले वसूल किया जाता था। यदुनाथ सरकार के अनुसार चौथ मराठा आक्रमण से बचने के बदले में वसूल किए जाने वाले कर थे। सरदेसाई के अनुसार चौथ, देखिए अलग अलग ने यहाँ पे अलग अलग चौथ वसूली की अलग अलग व्याख्या की है। सरदेसाई के अनुसार चौथ विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाने वाला कर था। अब है सरदेशमुखी आय के 10% के रूप में अतिरिक्त कर था। यह कर प्रजा के वंशानुगत सरदेशमुख होने के नाते लिया जाता था। अब है न्याय प्रशासन। शिवाजी के शासन में गांव के मामलों की सुनवाई पटेल करते थे। दीवानी व फौजदारी मामलों में आगे अपील की जा सकती थी। न्यायाधीश ब्राह्मण वर्ग के होते थे, जो स्मृतियों के आधार पर निर्णय देते थे, यानी लिखा पढ़ी कुछ नहीं होती थी, स्मृति के आधार पर ही निर्णय लिए जाते थे। अपील की अंतिम अदालत हाजिर मजलिस थी, जो शिवाजी की मृत्यु के बाद ही समाप्त हो गई। अब है सेना। शिवाजी की सेना में पैदल व घुड़सवार दोनों सैनिक थे। घुड़सवार सैनिक 2 प्रकार के थे। अश्व सेना को पागा कहते थे। बरगीर, जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े व अस्त्र दिए जाते थे। सिलेदार, वे सैनिक जो घोड़े व अस्त्र स्वयं लेते थे। 25 अश्वारोही की एक टुकड़ी होती थी, जो 1 हवलदार के अधीन होते थे। 5 हवलदारों पर 1 जुमलादार होता था। वह 10 जुमलादार 1 हजारी के अधीन होते थे। 5 हजारी के ऊपर 1 पंच अधिकारी होता था। सर ए नौबत रामसत अश्व सेना का प्रधान होता था। शिवाजी ने मुस्लिमों को भी सेना में भर्ती किया। पैदल सेना में 9 सैनिकों के ऊपर 1 नायक होता था। प्रत्येक नायकों पर 1 हवलदार तथा 2-3 हवलदारों पर 1 जुमलादार होता था और 10 जुमलादार पर 1 हजारी होता था। मराठा सैन्य व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण थे। किलों में 3 अधिकारी होते थे, हवलदार, सर ए नौबत, हबनीस हवलदार। कोंकण प्रदेश जीतने के बाद जंजीरा के अबिसिनियाई सिद्दियान के आक्रमण से अपने समुद्र तट की रक्षा के लिए एक नौसेना का निर्माण आवश्यक था। अतः शिवाजी ने कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का भी निर्माण कराया, जो 2 कमानों का था। एक कमान दरिया सारंग तथा दूसरी नायक के अधीन थी। नौसेना के प्रमुख को सरखेल कहा जाता था। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध कला अहमदनगर के मलिक अंबर से सीखी। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को छापामार युद्ध प्रणाली एवं बगीगिरी भी कहा जाता था। शिवाजी
गुप्तचरों को अत्यधिक धन देता था, जिससे गुप्तचर उसे सही सूचना देते थे। शिवाजी ने मुगलों से युद्ध करने के लिए अंग्रेजों से तोपें प्राप्त की थी। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में जाना कि शिवाजी का प्रशासन किस प्रकार का था। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान प्रणाली थी, और चौथे हम सरदेशमुखी प्रणाली थी, वो क्या थी, या उसकी सेना कैसी थी, उसका न्याय प्रशासन किस प्रकार का था, उसकी सेना में किस किस प्रकार के मंत्री हुआ करते थे, किस प्रकार की सेना हुआ करती थी, इन सब के बारे में आज हमने इस वीडियो में जाना। धन्यवाद।